Okay. We were discussing this question. 5.7 discuss कर रहे थे. Can you see? So in this, we have to find out the acceleration, है ना? Maximum acceleration निकालना था. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना? तो सपोज आउटसाइड से, तो देखो ये हमने कहाँ से बनाया था? ब्लॉक इज एट रेस्ट सीन फ्रॉम द ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन. ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है वो. बाहर से देखेगा कोई तो वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा? बोलेगा ट्रेन इधर जा रही है, इनर्शिया से ये पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन इधर आगे लग रहा है, तो बोलेगा फ्रिक्शन उसको लेके जा रहा है. डायरेक्ट लिखेगा वो F इज इक्वल टू एम ए. ग्राउंड से कोई देखेगा तो, ठीक है, तो ग्राउंड से भी लिख सकते थे डायरेक्ट. और अगर सपोज इफ आई आस्क यू फाइंड फ्रिक्शन if acceleration is equal to 1 meter per second square. तो कब अभी कम इनर्शियल फोर्स लगेगा इसमें, बिकॉज स्लो है. यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही तो जीरो लगेगा. ठीक है, तो अभी क्या होगा? इनर्शिया की वजह से ये पीछे जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन उसको रोक के रखेगा. तो F इज इक्वल टू एम ए. मास कितना है इसका? मास इज नॉट गिवन है, तो मास दिया होगा तो निकाल सकते हैं. हाँ, तो m इंटू ए कितना है? 1. तो m न्यूटन ऐसे निकाल सकते हैं. जस्ट मास अगर 1 kg दे दें कुछ तो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं. बट यहाँ पर अभी हमें लिमिटिंग कंडीशन थी तो उसमें मास की रिक्वायरमेंट नहीं थी. बिना मास से काम चल गया, है ना? ठीक है, ये शॉर्ट एग्जांपल था. तो इसको हमने क्या किया? एफ मैक्स को एम ए से इक्वेट कर दिया. एफ मैक्स कितना होता है? म्यू एस इंटू एन होता है. एन कितना होता है? एम जी होता है. तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है आगे ले जाने में. एम ए लिमिटिंग फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द बॉक्स अहेड. लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमने फार्मूले से पुट की वैल्यू तो एम कैंसिल होने के बाद ए इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? block of mass 15 kg is placed on the long trolley. कोई एक लॉन्ग ट्रॉली है, ब्लॉक उसके ऊपर है. ठीक है, ओके. लॉन्ग ट्रॉली पर ब्लॉक है ना. The coefficient of static friction between the block and trolley is 0.18. तो mu s is 0.18. ठीक है. The trolley accelerates from the rest with acceleration 0.5 meter per second square for 20 seconds. T is equal to 20 seconds. And then moves with the constant velocity. उसके बाद v constant हो जाता है.
Discuss the motion of block as viewed by the stationary observer on the ground. यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मूविंग विद द ट्रॉली. यहाँ भी एक ऑब्जर्वर है कोई. ठीक है, तो लिमिटिंग फिक्शन निकाल लो और इसका सूडो अपना जो इनर्शियल फोर्स निकाल लो. एफएस मैक्स कितना आएगा? एम कितना दिया? 15 kg. 15 इंटू 10 ले लो इसको. कितना रहा? सॉल्व करके बताओ. 27. 27 न्यूटन. और फोर्स जो इनर्शियल फोर्स है एम है, वो कितना लग रहा है उसके ऊपर? 15 इंटू 0.5. 7.5. 7.5 न्यूटन. तो कम फोर्स लग रहा है. दिस इज द इनर्शियल फोर्स. लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लग रहा है. इधर पीछे जाने की टेंडेंसी जो है 7.5 है. लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 27 है. तो ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट. इसके रिस्पेक्ट में जो ए ऑब्जर्वर है और ये बी है. फॉर ए गोइंग along trolley without sliding. तो ये समझ में आया. सूडो, इसको हम सूडो फोर्स बोल सकते हैं, इनर्शियल फोर्स बोल सकते हैं. पीछे की तरफ लगता है इस ऑब्जर्वर के लिए वैसे तो. और ग्राउंड वाले के लिए हम ऐसा बोलेंगे कि भाई पीछे जाने की टेंडेंसी है, उसमें फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए लग रहा है. कितना फोर्स लग रहा है? दोनों के लिए अलग अलग होगा. ये ग्राउंड वाले के लिए ये फ्रिक्शन नहीं कहेगा, और ये वाला जो है, ये वाला ऑब्जर्वर उसको इनर्शियल फोर्स बोलेगा. तो इसको क्या लग रहा है? वो ब्लॉक ट्रॉली के साथ जा रहा है विदाउट स्लाइडिंग. ठीक है. और जब ऑब्जर्वर बी, उसके लिए रेस्ट पर है, ये भी साथ में जा रहा है, ये भी साथ में जा रहा है, तो रेस्ट पर दिखेगा. ठीक है. ठीक है. दिस इज द आंसर फॉर बोथ द ऑब्जर्वर. लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, एक्सीलरेशन कम है, तो स्लाइडिंग का कोई चांस ही नहीं है. हाँ भाई, एक्सीलरेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाए, 2 हो जाए एक्सीलरेशन, तो 30 हो जाएगा, है ना. तो वो धीरे धीरे स्लाइड करना पीछे. तो फ्रिक्शन तो 27 ही मिल रहा है, चाहिए कितना? 30. तो इनसफिशिएंट है, धीरे धीरे पीछे खिसकना शुरू हो जाएगा, गिर जाएगा लास्ट में. इनर्शियल फोर्स बोल सकते हैं उसको, इनर्शिया टू रिमेन देयर. ऑलराइट. 36 खुद ही ट्राई करो होमवर्क में. ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. We'll have the holidays from 13 to 18. 13 से 18 तक क्लासेस नहीं होंगे. सर मतलब 19 से रिज्यूम होगा या 18 से? 19 से. ठीक है. 19 से रिज्यूम ऑन 19. ठीक है. 19 को क्या फ्राइडे है क्या? वन Thursday. थर्सडे. तो योर्स क्लास विल बी देयर. नहीं, किसका रहेगा थर्सडे को? योर्स आपका ओनली, है रहेगा ना. सर. मेरा ही रहेगा. 11th का रहेगा मेरे लिए, है ना. ओके.
तो ये क्वेश्चन ट्राई करना। ट्वेल्थ परसों भी रहेगा ये अपना, तो डे आफ्टर टुमारो इज व्हाट, थर्सडे है ना, तो थर्सडे 12th है रहेगा। फिर परसों। उसके बाद हाँ 12th है, 12th को रहेगा अपना। ट्वेल्थ हाँ सर। ट्वेल्थ इज विच डे? थर्सडे फ्राइडे। क्या? 12th इज फ्राइडे, नो, टुडे इज ट्यूसडे, सॉरी थर्सडे थर्सडे है। थर्सडे। थर्सडे रहेगा, फिर नेक्स्ट थर्सडे रहेगा, ऐसा है ना। 19 थर्सडे आ रहा है, हाँ 19 थर्सडे। 18 तक का हॉलीडे है। हाँ ठीक है, तो थर्सडे के बाद फिर से थर्सडे को आएगा। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना है। ये क्वेश्चन देखो यहीं पे कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है ये। एक डिस्क रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। ओमेगा दिया है, क्या दिया है? ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? फ्रीक्वेंसी है वो, है ना। ओमेगा है। तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया? 100/3 हो गया ना। 60 से डिवाइड कर दो, 100/3 बाई 60, तो हर्ट्स हो जाएगा वो। यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा, कितना आ रहा है ये? 10π/9 रेडियन पर सेकंड। Has radius of 15 centimeter. Two coins are placed 4 centimeter and 15 centimeter. एक यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। If the coefficient of friction between the coins is 0.515, which of the coin will revolve with the record? ये रिकॉर्ड की डिस्क है, रिकॉर्ड डिस्क है वो। तो फ्रिक्शन Fs max is equal to mu S into mg, which provide the required centripetal force। ये m ओमेगा स्क्वायर r देगा उसको, है ना। तो ये तो फिक्स है। Fs max निकाल लेते पहले, कितना है? मास दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो ये फिक्स है। और एक क्वाइन जो है m ओमेगा स्क्वायर भी फिक्स है, r1 है, और ये m ओमेगा स्क्वायर r2। mm तो कैंसिल हो गया, सॉरी, सभी में, ठीक है। ये वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, ये वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। म्यू एस इंटू जी कितना है? 0.15 इंटू 10, तो 1.5 एक्सेलेरेशन मैक्सिमम अवेलेबल है इसकी वजह से। इतने इतना उससे घूम सकता है, बट इसका कितना आ रहा है देखो, ओमेगा स्क्वायर r1 का कितना आ रहा है? m को साथ में रहने दो, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, m रहने दो साथ में, m कैंसिल, 1.5 m। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी फर्स्ट वाले की? ओमेगा कितना है? 10π/9, रेडियस कितनी आ रही है उसकी? 4 सेंटीमीटर पर। ये सॉल्व करके बताओ कितना है। यस, सॉल्व एंड टेल मी।
और ये वाला, ये 14 वाला, स्क्वायर भी है क्या? जीरो 0.5 mm के आसपास आ जाएगा, और ये 1.5 mm। ये तो घूमेगा, फ्रिक्शन ज्यादा है, इसकी रिक्वायरमेंट कम है। तो दूसरे केस में देखते हैं। तो ये कितना टाइम्स मोर है इसका? 4 and 14, 3 टाइम्स मोर है, 3 पॉइंट समथिंग। तो ये ज्यादा हो जाएगा। देखो अब ये इससे करेंगे, इट विल कम लगभग 1.6 आएगा। 0.5 into 14/4, $1.75 आ रहा है। ठीक है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तो इतना है, इसकी रिक्वायरमेंट कम है, ये तो घूमेगा पहला वाला। दूसरे वाले का कितना रिक्वायरमेंट आ रही है? 1.75। ये 1.5 ही तक की फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है ना, अंदर की तरफ। तो ये अभी इसमें इनिशियल फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो धीरे धीरे पीछे खिसकना शुरू हो जाएगा, गिर जाएगा। B will fall। Fall because inertial force is larger than limiting friction। ठीक है, मास की वैल्यू 1 kg लेके भी निकाल सकते थे। करेक्ट। तो क्या किया हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, रिवोल्यूशन पर मिनट को 60 से डिवाइड करके, फिर ओमेगा निकाल लिया, फिर हमने देखा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। ठीक है, इसको ऐसे अलग कर दो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? जीरो 0.15 into m into 10, 1.5 m इतना है। और ये घूम रहे हैं, इनको सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है घूमने के लिए? इसकी इतनी आ रही, तो ये फ्रिक्शन दे देगा उसको, फ्रिक्शन सफिशिएंट है। इसको सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1.75 है। ये तो लेकिन इतना ही 1.5 तक प्रोवाइड कर सकता है, तो 1.75 इसको रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना। दो तरह से बोल सकते हैं, इनिशियल फोर्स ज्यादा है, जब हम यहाँ पे बैठ के देखेंगे इनिशियल। ग्राउंड वाला क्या बोलेगा? इसको घूमने के लिए इतना सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट कौन फ्रिक्शन इतना 1.5 m ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इट विल बी थ्रोन आउटवर्ड इनर्शियल फोर्स से, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? यस ये सर। थोड़ा सा तुम लोगों को ऐसे कैलकुलेट, सेंटीमीटर फोर्स निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, किसका सेंटीमीटर फोर्स मोर है वो स्लाइड करना शुरू कर देता है। उसको इतनी रिक्वायरमेंट है, दूर पे रहने से ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत पड़ती। अगर सपोज 2 लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये सबसे पहले नीचे गिरेगा, उसके बाद और फास्ट हुआ तो फिर ये भी धीरे धीरे पीछे खिसकेगा।
क्योंकि उसकी सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। फ्रिक्शन तो एक लिमिट तक देगा उसको सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, तो ये 37 हो गया। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, देखो, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्टेशनरी इंक्लाइंड प्लेन? इंक्लाइंड प्लेन है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा और एक्सीलरेशन कितना होगा स्मूथ सरफेस से। अभी फ्रिक्शन नहीं है फिलहाल, इसमें हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो ये mg ऐसा रखा है, mg है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रखता है। ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा आएगा, ये नॉर्मल है तो दिस विल बी थीटा अगेन। थीटा के साथ का कंपोनेंट कॉस होता है, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट साइन होता है। सो नॉर्मल रिएक्शन n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन कितने उससे पुश कर रहा है, वो इतने फोर्स से पुश कर रहा है उसको, कितने फोर्स से पुश कर रहा है, इतने से, तो उतनी नॉर्मल रिएक्शन आएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा आएगी और ये वाला फोर्स उसको नीचे लाएगा, mg sin थीटा डिवाइड बाय मास विल बी द एक्सीलरेशन। mm कैंसिल हो जाएगा, g sin थीटा जो है, g sin थीटा से वो नीचे स्लाइड होगा अगर फ्रिक्शन नहीं है। सॉरी, नाउ हम लोग फ्रिक्शन देखेंगे। फ्रिक्शन उसके एक्सीलरेशन को कम करेगा, इससे कम आएगा। तो देखते हैं क्या है फ्रिक्शन। उससे पहले कुछ टर्म सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये हमें आगे काम आएंगी। ये नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन पर mg cos थीटा होती है, mg से कम होती, cos थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती ना, तो हॉरिजॉन्टल पे mg होती, इंक्लाइन पे mg cos थीटा। वर्टिकल में 0 हो जाएगी, अगर प्लेन वर्टिकल है तो कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी उसकी। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो कम फोर्स से पुश कर पाएगा वो वॉल इंक्लाइन प्लेन को। जब नॉर्मल हो जाएगा, इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बिल्कुल ब्लॉक उसको बिल्कुल ही पुश नहीं कर पाएगा, तो सीधे नीचे गिरेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी पुशिंग द वर्टिकल वॉल। देखो एंगल ऑफ रिपोज देखते हैं। सपोज ये ब्लॉक को हमने यहाँ पे रख दिया, धीरे धीरे एंगल बढ़ाया, पहले इतना था, फिर इतना किया, फिर इतना, इस पे अबाउट टू स्लाइड हो गया। तो जिस एंगल पे अबाउट टू स्लाइड है उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, थीटा आर। एंगल एट विच ब्लॉक इज about to slide is called angle of repose and it is equal to angle of friction। पहले हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था पीछे, एंगल नॉर्मल रिएक्शन एंड कांटेक्ट फोर्स के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं। एंगल ऑफ रिपोज जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आता है, निकाल सकते हैं यहाँ से इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकाल के, mg sin थीटा mg cos थीटा इज इक्वल टू n और mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन fs मैक्स। इन दोनों को यूज करके एंगल थीटा निकाल सकते हैं और वो कितना आता है, वो 10 म्यू आ जाता है, 10 म्यू वो लैम्डा होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स, कौन से एंगल पे रिस्पॉन्स करेगा वो नीचे नीचे स्लाइड करने का। तो जिस एंगल पे रिस्पॉन्स देने वाला है वो अबाउट टू स्लाइड है, तो वही एंगल ऑफ रिपोज होता है, वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। और ये दोनों किसके बराबर होते हैं, तो लैम्डा कितना होगा, 10 इनवर्स ऑफ म्यूएस, दोनों मिला के 10 इनवर्स ऑफ म्यूएस। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 1 है ये, तो 10 इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाता है, 45 डिग्री एंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये काम आ सकता है कभी
एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया ये एंगल ऑफ रिपोज वगैरह, बट यू शुड रिमेम्बर इट। म्यूएस दिया है, म्यूएस के टर्म में ही एंगल ऑफ रिपोज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी ये रफ प्लेन पर कितने एंगल से स्लाइड होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन ऑन द रफ प्लेन। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है। नेट फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा नीचे, काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू के इनटू एन। एन हमने अभी देखा इंक्लाइन प्लेन पे कितना है, mg cos थीटा, है ना। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के इनटू एन होता है, तो एन की वैल्यू mg sin थीटा mg cos थीटा होती है। यहाँ से एम कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, जी भी बाहर निकाल लिया, तो ये आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अभी अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जीरो हो जाता टर्म, तो वापस यही रिलेशन आ जाता अपना, नहीं ये वाला टर्म जीरो हो जाता, सॉरी काइनेटिक ये नहीं है ना, फ्रिक्शन नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, जी साइन थीटा आ जाएगा, ये वाला जी साइन थीटा, सही है। तो स्लाइडिंग प्लेन पर रफ इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलेरेशन कम हो जाता है। देखो जी साइन थीटा स्मूथ पर रहता है, फ्रिक्शन की वजह से इतना कम हो जाता है, तो ये याद रखेंगे तो सही है, नहीं तो फिर निकालना पड़ता है बार बार। या ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में सीबीएसई के, क्लियर। तो ये पूछ सकते हैं, और ये नहीं पूछेंगे, तुम्हें इसका काम आ सकता है आगे कहीं पर, ठीक है। तो इसको यूज करके, अच्छा इसमें एक काम ये भी हो सकता है, अगर हमने इसको ऊपर पुश कर दिया, पुश करके छोड़ दिया, तो mg sin थीटा भी पीछे लगेगा, फ्रिक्शन भी पीछे लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगता है, अपोजिट टू मोशन, रिलेटिव मोशन। ये ऊपर हमने वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट कर दिया, दोनों नीचे लगेंगे तो दोनों एड अप हो जाएंगे। रिटार्डेशन जो है, इसमें रिटार्डेशन जो है माइनस जी साइन थीटा, ये प्लस हो जाएगा बीच में, देखो ये प्लस हो गया और माइनस बाहर निकाल लेंगे क्योंकि अपोजिट। तो व्हेन ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अप देन retardation projected up, then retardation will be opposite लग रहा है ना, opposite को retardation बोलना ठीक रहेगा, then retardation will be, इसको मैं थोड़ा ऊपर रख दूं, इसको रब कर दूं, ऊपर मैंने लिखा ही है ये, then retardation will be इतना, दोनों फोर्स पीछे लग रहे हैं, तो ये तो कितनी दूर जाके, सपोज v से प्रोजेक्ट किया, कितनी दूर जाके लगे रुक जाएगा, तो v इक्वल टू u प्लस 8, u से प्रोजेक्ट कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, u माइनस 80, a की वैल्यू ये पूरी पुट कर देंगे यहाँ पर, जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं इसका कि ब्लॉक इज कमिंग डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। कांस्टेंट वेलोसिटी तो a जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो हो जाएगा, इसमें जीरो पुट करके सॉल्व कर लेंगे, a विल बी जीरो और g कैंसिल हो जाएगा बिकॉज लेफ्ट साइड में जीरो है, तो ये दोनों टर्म्स बचेंगे, तो म्यू के कॉस थीटा नीचे भेज दो, tan थीटा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन tan थीटा के बराबर होगा, सपोज थीटा 60 डिग्री है, तो म्यू के विल बी √3, अगर कांस्टेंट से नीचे आ रही है तो उस समय हम म्यू के निकाल सकते हैं, अगर हमें एंगल पता है तो, और म्यू के पता है तो एंगल निकाल सकते हैं,
कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन 0 कब होता है? ये एक्चुअल में क्या होगा, जब ये g sin थीटा mg sin थीटा इसके बराबर हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा वो। जितना g sin थीटा नीचे है वेट का कंपोनेंट, फ्रिक्शन उतना ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 है। अगर तुमने पुश कर दिया सर्टेन वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से नीचे आता रहेगा वो। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ये है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का, समवॉट जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसी पॉइंट का दिख रहा है। मास 4 kg, rest on the horizontal plane. The plane is gradually inclined until the angle theta becomes 15 degree with the horizontal. Mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between block and? तो just begin to slide 15 degree पर है ना, तो ये सिचुएशन हो गई फिर। mg sin थीटा जो है begins to slide मतलब जस्ट ओवरकम कर लिया उसने, है ना, जस्ट ओवरकम कर लिया। तो इक्वेट कर दो, काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर इक्वेट कर दो उसको, है ना। तो सॉल्व करके देखो इसको। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, ये सब जो पॉइंट पढ़े, ये वाला पॉइंट है ना, तो जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। फिफ्टीन डिग्री एंगल की वैल्यू दी हुई है। ऐसा कुछ आ जाएगा ये सिचुएशन। भी 10 थीटा है ना, और 10 थीटा दिया है 0.27, यही आंसर ही हो जाएगा, है ना। इसका आंसर चेक करते कितना है। पॉइंट 27 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, बिगिन टू स्लाइड, है ना। mg sin थीटा ये नीचे का फोर्स है, और ये जस्ट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यूएस इनटू एन, एन कितना है mg cos थीटा, इसके बिल्कुल बराबर हो गए, इनफाइनाइटली सिमिलरली ग्रेटर समझ लो। तो यही आ गया म्यूएस इज इक्वल टू 10 थीटा। तो म्यूएस निकलना है 10 थीटा इज हाउ मच, 15 डिग्री, जिसकी वैल्यू 0.27 है। यही आंसर है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, mg sin थीटा इज इक्वल टू fs मैक्स। fs मैक्स की वैल्यू म्यू एस इंटू एन। एन अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, इंक्लाइन प्लेन पे कितना होता है, mg cos थीटा होता है, ठीक है। तो 0.27 इज द आंसर। आ रहा समझ में? आर यू देयर? Yes, sir. Yes. आत्मा, शाश्वत, अर्जुन एंड संकेत। हाँ सर। तो देखो ये, और ये क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल पर कितना होगा। सपोज हमने किसी ब्लॉक को ऐसे, किसी तुमने ब्लॉक को पुश कर दिया ग्राउंड में, फ्लोर पे पुश कर दो किसी ब्लॉक को, किसी बॉक्स को, तो आगे जाके रुक जाता है वो। क्यों? इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। कितना लगता है? और जो पहले जो डेरिवेशन किया उसमें थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थीटा 0 पुट कर दिया, तो ये तो तुम्हारा 0 हो गया, तो cos 0 1 हो गया। तो इतना पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है उसमें, कितना लगता है स्लाइड करने से,
बैकवर्ड डायरेक्शन में म्यू के इंटू जी, जी भी फिक्स है, तो इट इज द बैकवर्ड एक्सेलरेशन। अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया तो वेलोसिटी v से, फोर्स नहीं लगाना उसको, वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करिए, तो उसमें रिटार्डेशन कितना लगेगा, म्यू इंटू, रिटार्डेशन कितना लगेगा, म्यू के इंटू जी का, है ना। अगर मैं पूछूं कितनी देर में जाके, अगर वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट कर दिया, कितना आगे जाके रुकेगा, ये क्वेश्चन है। if box is projected with initial velocity u as shown, find time to stop। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह लिख लो कितना है, म्यू के है, तो कौन सा फार्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो 0 हो जाएगा, u और a कितना है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में म्यू के इंटू जी इंटू टी, यहाँ से t कितना आ जाएगा, u अपॉन म्यू के इंटू जी, जे यू है इनिशियल वेलोसिटी, यू नॉट